हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम स्टडी सर्किल पर। जैसा कि पिछली क्लास में मेरी जो पिछली वीडियो गई थी आप सभी ने देखा होगा, लेक्चरार का जो एग्ज़ाम है उस पर मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग की थी उस वीडियो में। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ टॉपिक भी लेके आए हैं और कुछ टॉपिक्स पे चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। जहाँ तक आज के टॉपिक का प्रश्न है तो आज का टॉपिक जो है वो हिंदी समीक्षा शास्त्र से है। हिंदी समीक्षा शास्त्र जो है इसमें आपने देखा होगा, हिंदी समीक्षा जो है एक तो परंपरागत समीक्षा शास्त्र से प्रभावित है ही है, उसके साथ साथ जैसे जैसे पाश्चात्य समीक्षा का प्रभाव बढ़ता गया, हिंदी समीक्षा ने वहां से भी प्रभाव ग्रहण करने शुरू किए। और अभी की जो स्थिति है, अभी अगर आप हिंदी समीक्षा की बात करें तो इसमें आप पाएंगे कि परंपरागत जो काव्य शास्त्रीय पक्ष हैं समीक्षा के, उनके साथ साथ पाश्चात्य जो काव्य शास्त्रीय पक्ष हैं, दोनों का एक तरह से समांगी समन्वय बन चुका है आज का समीक्षा शास्त्र। इसके कुछ पहलुओं पर चर्चा जो कि आपके सिलेबस में भी इस बार इंक्लूड हुआ है, कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से देखिएगा बिंब, प्रतीक और मिथक, ये तीन बिंदु जो हैं हमारे चर्चा के विषय हैं, जिसको हम लोग एक एक करके लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बिंब के बारे में समझेंगे कि काव्य अथवा साहित्य में बिंब होता क्या है। दूसरी चीज, बिंब की उपयोगिता क्या है। काव्य अथवा साहित्य में बिंब योजना जो की जाती है, बिंब का नियोजन जो किया जाता है, वो क्यों किया जाता है। तीसरा पक्ष इसका हम लोग देखेंगे कि भाई बिंब जो है इसके वस्तुनिष्ठ पक्ष क्या क्या हैं, तथ्यात्मक पक्ष क्या क्या हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजों से आपसे तथ्यात्मक प्रश्न भी उठाए जाते हैं, जैसे बिंबवाद कब से शुरू होता है या किसने प्रथमतः इसका प्रयोग किया, हिंदी में बिंबवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इस तरह के कई सारे प्रश्न हैं जो परीक्षोपयोगी हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग क्रमिक रूप से। पहले हम लोग चर्चा करेंगे बिंब पर, फिर हम लोग चर्चा करेंगे प्रतीक पर, फिर हम लोग चर्चा करेंगे मिथक पर। तीनों का गहरा संबंध है साहित्य से। साहित्य का जो सौंदर्य है वो इनके बिना संभव नहीं है, बिना बिंब प्रयोग के साहित्य का सौंदर्य जो है वो संभव नहीं है। बिना प्रतीकों के प्रयोग के भी साहित्य की कल्पना करना बेमानी है, और बिना मिथकीय प्रयोग किए हुए तो साहित्य की कोई अभिव्यक्ति जो है वो शून्य सी हो जाती है। तो इसलिए मिथक, प्रतीक और बिंब, इन तीनों ही पक्षों का विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा जो होगी वो क्रमिक रूप से होगी। सबसे पहले हम लोग बिंब को लेकर के चलेंगे। बिंब होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है इसको जानना कि बिंब होते क्या है। काव्य अथवा साहित्य में बिंब शब्द जो है ये क्या है, ठीक है। तो बिंब जैसे आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजी के इमेज शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी का जो इमेज शब्द है उसी का हिंदी रूपांतरण है। तो यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बिंब शब्द का अर्थ तो यही हुआ कि चित्र किसी चीज का। लेकिन यहां पर हम लोग जो बिंब पढ़ेंगे वो साहित्य के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं या काव्य के संदर्भ में पढ़ने वाले। तो काव्य के संदर्भ में बिंब क्या होते हैं ये आपके लिए मायने रखता है कि काव्य के संदर्भ में बिंब जो है वो क्या होते हैं। यदि आपको एक लाइन में इसको डिफाइन करना है तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बिंब वह सारगर्भित चित्र है, चित्र भाषा है। बिंब वह सारगर्भित एवं भावगर्भित चित्र भाषा है। जो काव्य में भी कह सकते हैं इसको और साहित्य में भी कह सकते हैं। यहां दो शब्दों का प्रयोग किया मैंने, सारगर्भित एवं भावगर्भित।
बिंब वह सारगर्भित एवं भावगर्भित चित्र भाषा है। सबसे खास बात यहां पर एक शब्द याद रखना है तो वो है चित्र भाषा। चित्र भाषा है जो काव्य में वर्ण विषय को मूर्त रूप प्रदान करता है, मूर्त रूप प्रदान करता है। ठीक है, तो यदि एक लाइन में आपको डिफाइन करना हो बिंब को, तो बिंब को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बिंब वह सारगर्भित या भावगर्भित शब्द चित्र है जो काव्य अथवा साहित्य में वर्ण विषय को मूर्त रूप प्रदान करता है। अगर दूसरे शब्दों में इस बात को आप समझना चाहें तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिंब वे शब्द चित्र होते हैं जो काव्य में अथवा साहित्य में वर्ण विषय की ऐन्द्रिक अनुभूति कराते हैं। मतलब जिस भी विषय का वर्णन हो रहा है काव्य अथवा साहित्य में, उस विषय की ऐन्द्रिक अनुभूति कराता है बिंब विधान काव्य में या साहित्य में। मतलब हम वर्ण विषय जो है काव्य में वर्णित जो विषय है उसे हम ऐन्द्रिक स्तरों पर अनुभूत कर सकते हैं। अब यहां ऐन्द्रिक स्तर से सिर्फ ये मत समझिए कि सिर्फ वो चाक्षुष विधान होगा या आपके सामने चित्र बन जाएगा। बिंब की सीमा यहीं तक नहीं है, इसमें इसके कई सारे आयाम हैं। ऐन्द्रिक अनुभूति के स्तर पर यदि आप देखें तो वर्ण विषय का चित्र बनाने वाला भी शब्द चित्र होता है, जिससे जिस विषय का वर्णन कवि या साहित्यकार कर रहा है उसका सजीव चलंत चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। आपके सामने वो विषय जो है वो साकार होकर के गतिमान हो उठता है। इसके साथ साथ बिंब की यह भी विशेषता हो सकती है कि कवि या साहित्यकार जिस विषय का वर्णन कर रहा है वो विषय, उस विषय की गूंज आपके कानों में गूंजने लगती है। मतलब ध्वनि के स्तर पर भी उसको अनुभूत कर सकते हैं। बिंब योजना के द्वारा आप वर्ण विषय को उसके सुगंध के स्तर पर भी महसूस कर सकते हैं। आप उसकी कठोरता, कोमलता यानी आप स्पर्श के स्तर पर भी उसे अनुभूत कर सकते हैं। तो इसलिए बिंब विधान जो है ये वर्ण विषय को पाठक तक संप्रेषित करने के लिए बहुत सारे रास्ते जो है वो खोल देता है, सरल कर देता है, और पाठक जो होता है वो वर्ण विषय की सहज अनुभूति करने लगता है। तो इससे आप बिंब विधान के महत्व को समझ सकते हैं कि काव्य अथवा साहित्य में बिंब विधान क्यों किया जाता है। सबसे खास चीज जो आपको दिखेगी वो संप्रेषणीयता दिखेगी। बिंब विधान करने से क्या होगा कि संप्रेषण जो है अत्यधिक प्रभावशाली हो उठता है। और कवि या साहित्यकार का काम यही तो होता है कि जो उसकी अनुभूति का स्तर है, जिस चीज को, किसी भी सांसारिक वस्तु को उसने जिस रूप में अनुभूत किया है उसे कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त कर पाए। उस अभिव्यक्ति को पाठक श्रोता तक पहुंचाने के लिए माध्यम जो होता है संप्रेषण का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिना संप्रेषण के आप कितनी अच्छी बात कहें, लेकिन अगर आप अच्छे संप्रेषक नहीं हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस बात का कोई औचित्य या कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिंब यहां पर जो है संप्रेषणीयता को सुगम बनाता है, सरल बनाता है, और कवि अथवा साहित्यकार के मंतव्य को, उसकी अनुभूति को पाठक या श्रोता तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो इससे आप बिंब के महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। अब यदि हम बात करें कुछ तथ्यात्मक पहलुओं की बिंब को लेकर के, तो जहां तक प्रश्न है बिंबवाद का प्रथमतः प्रयोग, बिंबवाद का प्रथमतः प्रयोग, ये एक तथ्यात्मक जानकारी है। किसने किया? तो इसके लिए ध्यान रखेंगे बिंबवाद का सबसे प्रयोग जो किया है वो पाश्चात्य कवि एजरा पाउंड के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा बिंबवादी या सबसे पहला बिंबवादी कवि कौन हुआ, यहां फैक्ट दूसरा हो गया। बिंबवादी कवि होने का मतलब यह हुआ कि जिसने अपने काव्य में बिंब विधान का प्रयोग किया।
पहला बिंबवादी कवि यदि पूछा जाता है तो यहां पर आपका ये फैक्ट जो है वो बदल के दूसरा हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि प्रथम बिंबवादी कवि, बिंबवादी कवि, तो ये आपका हो जाता है टी.ई. ह्यूम। टी.ई. ह्यूम जो है इसको पहला बिंबवादी कवि माना जाता है। मतलब ये बात अभी हम हिंदी साहित्य की या हिंदी कविता की नहीं कर रहे हैं, ये ओवरऑल बात चल रही है कि पहले सबसे पहले प्रयोग इसका किया एजरा पाउंड ने, और पहला बिंबवादी कवि जो है वो है टी.ई. ह्यूम। इसके बाद आप देखेंगे सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 में पाश्चात्य चिंतक फ्लिंट ने बिंब को विस्तार दिया और एक तरह से प्रतिष्ठित भी किया। 1913 में फ्लिंट ने बिंबवाद को विस्तार दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका प्रवर्तक कौन है, बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना जाना चाहिए। अब यहां तीन नाम हैं, पहला नाम एजरा पाउंड का दिया मैंने, फिर टी.ई. ह्यूम का बताया, फिर मैंने एक नाम और दिया फ्लिंट का। अब यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को कि भाई इसका प्रवर्तक किसे माना जाए, बिंबवाद का प्रवर्तक कौन है। तो ये बड़ी साफ सी बात है, आप सब भी जानते हैं बच्चों कि हिंदी साहित्य में चाहे साहित्य इतिहास लेखन हो, चाहे हिंदी समीक्षा हो, आचार्य शुक्ल जो हैं वो श्लाका पुरुष माने जाते हैं, तब भी वो उतने ही प्रासंगिक थे जितने आज हैं। उनकी प्रासंगिकता, उनकी लोकप्रियता और उनके महत्व में आज भी कोई कमी नहीं आई है। तब जितने प्रासंगिक और लोकप्रिय थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक, प्रामाणिक और लोकप्रिय बने हुए हैं। तो आचार्य शुक्ल जो हैं, आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। तो आपके लिए सबसे खास काम की बात यह है कि आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर सीधे सीधे प्रवर्तक पूछा जाता है तो आचार्य शुक्ल की बात जो है वो प्रामाणिक है, उन्होंने फ्लिंट को माना है। तो इसलिए यदि सीधा प्रश्न है तो आपको फ्लिंट ही मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी ने फ्लिंट को माना है, तो इसलिए सामान्य प्रश्न भी आता है, आपसे किया जाता है, तो आपको ये देखना है, ध्यान रखना है कि यही आंसर करना है, फ्लिंट ही इसके सही आंसर माने जाएंगे। बाकी जो है फैक्ट को मैंने आपको अलग अलग तरह से बताया है। यदि उस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चंस किया जाता है तो आपको उस हिसाब से जवाब देना है। यदि सीधा प्रश्न होता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो फिर वो फ्लिंट हैं, या आचार्य शुक्ल को स्पेसिफिक बना के क्वेश्चन किया जाता है कि उन्होंने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना, तो भी आपका आंसर फ्लिंट होना चाहिए। जहां तक हिंदी कविता में बिंब विधान की बात है, तो हिंदी कविता में इस शब्द का सबसे मतलब हिंदी समीक्षा की बात करें हम, तो हिंदी समीक्षा में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग आचार्य शुक्ल ने ही किया है। यह भी फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि हिंदी समीक्षा में बिंब का प्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल ने किया है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए ध्यान रखने के लिए। और जहां तक शुक्ल जी का प्रश्न है, तो शुक्ल जी ने अपने एक निबंध में इसकी चर्चा भी की है कि काव्य में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। शुक्ल जी को अगर कोट करना चाहें तो यहां उनका कथन मैं आपको नोट डाउन कर दे रहा हूं कि काव्य में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है।
शुक्ल जी के इस कथन से आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि काव्य में बिंब का क्या महत्व है। किसी रचना का सिर्फ अर्थ यदि आप समझ लें तो ये पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस वर्ण विषय का एक सजीव चित्र, एक चलायमान चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, तो फिर उसका प्रभाव श्रोता पर या पाठक पर जो पड़ता है वो अलग ही होता है। इसी चीज को लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने ये कोट किया है कि सिर्फ अर्थ ग्रहण कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वर्ण विषय का चित्र भी पाठक के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए, कवि के द्वारा या साहित्यकार के द्वारा। अब जहां तक हिंदी कविता का प्रश्न है, तो हिंदी कविता में आप देखेंगे कि भाई बिंब का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां हुआ है, कौन बिंब के सबसे बड़े प्रयोक्ता हैं हिंदी कविता में। तो यहां पर आप देखेंगे कि हिंदी कविता में प्रयोगवादी कवि सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। अब जहां तक प्रयोगवादियों का प्रश्न है, प्रयोगवाद आंदोलन से आप सभी परिचित होंगे, आगे की कक्षाओं में उस पर चर्चा भी होगी आप सभी से। प्रयोगवाद का जहां तक प्रश्न है, उसका नाम ही प्रयोगवाद इसलिए दिया है कि पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी हिंदी कविता की, एक जो परंपरागत ढांचा, एक ढर्रे पे कविता चली आ रही थी, उस ढर्रे को बदला गया प्रयोगवाद में। नए प्रयोग हुए, चाहे वो कथ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिल्प के क्षेत्र में हो, दोनों ही स्तर पर नए प्रयोग हुए हैं, इसीलिए उसका नाम ही प्रयोगवाद पड़ गया। नामकरण वैसे नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवादियों की बात करें तो यहां पर आपको बड़े नाम, जिन्होंने बिंब का सर्वाधिक प्रयोग किया है अपनी कविताओं में, उनमें बड़े नामों में अज्ञेय जी का नाम आता है, शमशेर बहादुर सिंह का नाम आता है और केदारनाथ सिंह का नाम आता है। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में बिंब का बहुत ही सुंदर, सटीक, प्रभावशाली प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में बिंब विधान जो है अत्यंत चमत्कारपूर्ण है। अब इन तीन नामों में से भी यदि हम बात करें कि भाई अगर ये पूछा जाए कि हिंदी कविता में बिंब का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक बना दिया जाए क्वेश्चन को, तो उस कंडीशन में आपको ये नाम याद रखना है, हिंदी कविता में बिंब के सर्वाधिक प्रयोक्ता जो हैं वो केदारनाथ सिंह हैं। आप सभी ने केदारनाथ सिंह के एक आलोचनात्मक निबंध को पढ़ा होगा या उसके बारे में सुना तो अवश्य होगा, हिंदी कविता में बिंब विधान। हिंदी कविता में बिंब विधान के अंतर्गत केदारनाथ सिंह का एक वक्तव्य आता है कि मैं काव्य में सर्वाधिक महत्व बिंब को देता हूं। काव्य के बहुत सारे तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों में केदारनाथ सिंह ये कहते हैं कि मैं काव्य में सबसे अधिक महत्व जो देता हूं वो बिंब विधान को देता हूं। तो इन नामों में से भी यदि आपको सर्वाधिक की बात करनी है तो वो नाम आपका केदारनाथ सिंह का आएगा। आप सभी जानते हैं केदारनाथ सिंह जो हैं वो तीसरे सप्तक के जाने माने कवि हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कवि हैं। तो सीधा सीधा अगर क्वेश्चन हो कि हिंदी कविता में या आधुनिक हिंदी कविता में बिंब का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया है या कौन सर्वाधिक महत्व देते हैं, तो वो नाम होगा केदारनाथ सिंह का। एक प्रश्न यहां पर उठता है कि भाई आधुनिक समीक्षा में आने के बाद ही हम बिंबवाद, प्रतीकवाद आदि की बात करते हैं, तो क्या इससे पहले बिंब नियोजन नहीं होता था हिंदी कविता में? तो बड़ा सीधा सा इसका उत्तर है कि प्रयोग तब भी होता था, लेकिन तब ये पारिभाषिक शब्द जो है वो समीक्षा के स्तर पर प्रचलन में नहीं था। जैसा कि कब से प्रचलन में आया ये मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूं कि आचार्य शुक्ल के आगमन के साथ आचार्य शुक्ल ने अपनी समीक्षा में सबसे पहले बिंब शब्द का प्रयोग किया है। तो बिंब विधान एक प्रकार का नियोजन है, एक प्रकार की प्लानिंग है, एक योजना है, जिसके द्वारा कवि या साहित्यकार जो होता है वो पाठक को वर्ण विषय की ऐन्द्रिक अनुभूति करा देता है। पाठक या श्रोता जो है वो उस विषय को ऐन्द्रिक स्तर पर अनुभूत करने लगता है। जैसा कि मैंने इसके आयामों की बात की, इसके आयाम मैंने बहुत सारे बताए कि भाई ये दृश्य स्तर पर भी हो सकता है, श्रव्य स्तर पर भी हो सकता है, स्पर्श स्तर पर भी हो सकता है, घ्राण स्तर पर भी हो सकता है।
मतलब वर्ण विषय का चित्र भी आपके सामने बन सकता है, उसकी ध्वनि भी आपके कानों में पड़ सकती है, आप उसकी कोमलता, उसकी रुखाई को अनुभूत कर सकते हैं स्पर्श में, और घ्राण यानी उसकी महक आप अनुभूत कर सकते हैं। दूसरा, इसके अगर भेद उपभेदों की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्तर हैं जिन पर इनके भेद उपभेद किए जाते हैं। एक तो काव्यार्थ के आधार पर किया जाता है। काव्यार्थ के आधार पर यदि इसके भेदों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि काव्यार्थ के आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं। एक को कहा जाता है एकल बिंब और दूसरे को कहा जाता है संश्लिष्ट बिंब। यहां एकल और संश्लिष्ट का अंतर क्या है, ये आप सिंपल शब्दों में समझ लें। एकल बिंब उसको कहा जाता है जिसकी अनुभूति किसी एक ऐन्द्रिक स्तर पर हो, मतलब सिर्फ उसका चित्र बने या सिर्फ उसकी ध्वनि सुनाई दे तो उसे हम एकल बिंब कहेंगे। लेकिन यही अनुभूति, यही ऐन्द्रिक अनुभूति यदि एक से अधिक स्तरों पर हो रही है तो फिर उसको संश्लिष्ट कहा जाएगा। मतलब चित्र भी बन रहा है, ध्वनि भी सुनाई दे रही है, आप उसको, उसके स्पर्श को भी महसूस कर पा रहे हैं या उसकी खुशबू को भी महसूस कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें यदि कवि या साहित्यकार एक साथ एक ही नियोजन में करता है तो ऐसे बिंब योजना को कहा जाता है संश्लिष्ट बिंब योजना, और एक ही ऐन्द्रिक स्तर पर हो तो उसको कहा जाता है एकल बिंब योजना। बाह्य जात के आधार पर यदि देखा जाए तो उसकी चर्चा मैं ऑलरेडी आप लोगों से कर चुका हूं कि बाह्य इंद्रियों के आधार पर जैसे हम उसको देख सकते हैं, उसका सजीव चित्र हमारे सामने बन जाता है, उसकी ध्वनि हमारे, अब जैसे सूर का एक पद है कि उद्धव कोकिल कूजत कानन, तो कोकिल कूजत कानन में इस तरह का शब्द विधान करते हैं सूरदास कि आपके कानों में वो कोयल की कूक सुनाई पड़ने लगती है। या जैसे सूर की ही बात करें जो उन्होंने वात्सल्य वर्णन किया है कृष्ण का, तो कृष्ण का जैसे वो कहते हैं कि हरिकर राजत माखन रोटी, मनहु बराह भूधरसह पृथ्वी हरि दर्शन की कोटि। यहां पर आप देखेंगे कि उस नन्हे बालक कृष्ण की एक छवि आपके सामने अंकित हो जाती है जिसके हाथों में माखन रोटी है। तो ये शब्द विधान ही तो हैं जो वर्ण विषय को सजीव बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और इसी विधान को कहा जाता है बिंब विधान। ठीक है दोस्तों, तो बिंब विधान पर एक संक्षिप्त चर्चा मैंने आप लोगों से की। अब आगे की कक्षाओं में प्रतीक पर चर्चा करेंगे, मिथक पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। लगे रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको जो आपकी इस समय की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी आवश्यकता पूर्ति की सामग्री आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। धन्यवाद।